सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दृष्टि पॉइंट में। मैं रामस्वरूप आज आपको बताऊंगा कि एनआईओएस का क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर 22 अप्रैल को होने वाला है, उस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा और किस स्ट्रैटेजी से हमें उसकी तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग मैं करूँगा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से, जो आपको पता होनी चाहिए कि 22 अप्रैल 2025 को जो हमारा एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट होगा 2:30 से 5:30 तक ये चलेगा। तो 2:30 पे ये स्टार्ट हो जाएगा, पर आपको 2 बजे एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है। 2 बजे से बल्कि पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाना है। इसका रीज़न क्या है कि आपको 2 बजे के बाद एग्ज़ाम सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। और 2:15 पे ही जो बच्चे हैं 2:15 पे उन्हें क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा और 2:30 तक यानी 2:30 तक ये क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यानी 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को रीडिंग करने के लिए मिलेंगे। और इस 15 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके आंसर कैसे लिखने हैं ये सोच सकते हैं, पर उसमें आप आंसर शीट पर क्वेश्चन के आंसर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर लिखने का टाइम जो है, आंसर शीट पर लिखने का जो टाइम है वो 2:30 से 5:30 रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिनका ये फर्स्ट पेपर है और जिनका ये फर्स्ट ईयर है, तो क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं एनआईएस में जो ये पेपर दूसरी बार या तीसरी बार दे रहे हैं, और वो पिछले साल हो सकता है इंग्लिश में उनकी कंपार्टमेंट आ गई हो या इंग्लिश में वो फेल हो गए हों, तो हो सकता है वो दोबारा पेपर दे रहे हों। तो जो बच्चे पहली बार जिनका पिछले साल ही एडमिशन हुआ है एनआईएस में, जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है और जो ये इंग्लिश का अपना फर्स्ट पेपर देने जा रहे हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि हमारा जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 45 होंगे और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। तो टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में वो 45 होंगे। 45 दोबारा याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये 25 होंगे। तो ये 20 से 25 हो सकते हैं और इन्हें बिल्कुल भी आपको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि 20 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा वैल्यू और इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके पास होने में। तो 20 मार्क्स जो ये हैं इन्हें बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कुछ कुछ मार्क्स को इकट्ठा करके ही आपके हो सकता है 40 मार्क्स टोटल बने। जब एग्जामिनर आपके पूरे आंसर शीट को चेक करेंगे, तो हो सकता है कि आप अगर ये सोच के जाएं कि मैं 5 नंबर के, 4 नंबर के और 3 नंबर के मैं क्वेश्चंस कर लूँगा या कर लूँगी, इसी से मैं पास हो जाऊँगी। और हो सकता है कि आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो आपने जिनके आपने अटेम्प्ट दिए हों, 5 नंबर के हों और 4 नंबर के हों, 3 के हों, आपने ये सोच के दिए हों कि हाँ, इसमें मेरे जो आंसर हैं, जो इवैल्यूएशन के बाद मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो वो सोच लेते हैं, वो एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ 5 में से 4 तो मिल जाएंगे। पर आपको नहीं पता कि एग्जामिनर वहाँ कैसा होगा। हो सकता है वो आपको 4 भी ना दे के वो आपको 2 या 3 मार्क्स दे दे। तो आप बिल्कुल भी पहले से एज्यूम करके ना जाएं कि मैं 5 नंबर के 2 कर लूँगा और 3 नंबर के 3 कर लूँगा, 4 नंबर के 3 कर लूँगा, तो मेरे 30 मार्क्स का मैं आंसर लिख के आ जाऊँगा, तो और उससे मैं पास भी हो जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप 30 मार्क्स का आंसर लिख के भी आ जाएं, तो भी ज़रूरी नहीं कि आप पास हो जाएं। और ये एनआईएस में बहुत से बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। वो 30 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करके आते हैं और वो सोचते हैं कि इवैल्यूएशन में हमें 30 में से 30 या 30 में से 28 मिल जाएंगे।
या 40 मार्क्स का भी अगर वो करके आते हैं तो भी वो ये सोचते हैं कि हमें 30 मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर बिल्कुल आपकी तरह नहीं सोचते, वो एवेल्यूशन अपने तरीके से करते हैं। तो इसीलिए आप ये ना सोचें कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एक नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे मैंने बताया, ये 20 से 25 हो सकते हैं। कुछ एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे, कुछ मैथ्स की कॉलम भी होंगे, और कुछ एक नंबर के क्वेश्चंस वाले वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अब आपको उनका आंसर वन वर्ड में लिखना है या वन सेंटेंस में लिखना है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे और आपको इनका आंसर सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखना है, 30 से ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनमें पूरा एक पेज भर देते हैं। इसके वजह से वो जो 3 मार्क्स वाले जो बाकी क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स वाले जो बाकी क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स वाले जो बाकी क्वेश्चन हैं, उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते। यहाँ तक कि वो 2 मार्क्स वाले भी जो बाकी क्वेश्चन हैं उन्हें भी पूरे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही बहुत ज़्यादा एक पेज 1.5 पेज भर देते हैं। तो एनआईएस के जो बच्चे होते हैं वो 11th में, वो मोस्ट ऑफ जो बच्चे होते हैं वो 11th के फेलियर होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के बाद या 11th में पास होने के बाद जिन्होंने एनआईएस में एडमिशन लिया है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो 11th में फेल होने के बाद 12th में गए हैं, और वो 11th में फेल ही इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो जो एग्ज़ाम होते हैं, जो पेपर होते हैं, उन्हें अच्छे से टैकल नहीं कर पाते हैं। उन्हें अच्छे से उनके आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये नहीं समझ पाते हैं। तो 12th में ये आप एनआईएस में बिल्कुल मिस्टेक ना करें। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें 30 वर्ड में करें, 3 मार्क्स वालों को 40 वर्ड्स में करें, 4 मार्क्स वालों को 100 वर्ड्स में करें। किसी भी क्वेश्चंस में इतना टाइम ना दें, फिर से मैं कहता हूँ कि इतना टाइम ना दें कि आप बाकी क्वेश्चंस को ना कर पाएँ और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नीचे मैंने जैसा बताया कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलेगा, और इस टाइम पीरियड में आप आंसर शीट पे कुछ भी नहीं लिख सकते, मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। अब ये जो वीडियोस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स हैं टीएमए में, कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ मार्क्स नहीं है टीएमए में, उन्होंने टीएमए दिया ही नहीं था या दे नहीं पाए किसी वजह से, या जिन्हें ये डेट ही नहीं पता थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं ना इसमें, उन्हें यही नहीं पता होता कि कब टीएमए है, कब एग्ज़ाम है। वो बस 11th फेल हो गए, 12th में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद एडमिशन लेने के बाद वो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो बिल्कुल एनआईएस की वेबसाइट पे नहीं जाते, वो पता नहीं करते कि टीएमए कब देने हैं और कब लास्ट डेट है, डेडलाइन है। तो इसकी जो डेडलाइन थी वो जनवरी थी, 31 जनवरी। उसके बाद ये एक्सटेंड होके 15 फ़ैब तक हो गई थी। तो 15 फ़ैब तक काफ़ी बच्चों ने कर दिए अपने टीएमए अपलोड, और काफ़ियों ने नहीं किए। तो जिन्होंने नहीं किए उनके लिए इंग्लिश में 100 में से 50 अबव स्कोर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपना 80 मान के चलेंगे कि मैं 80 मार्क्स लाऊंगा, जब जाके मुझे लगता है कि आपके 60 मार्क्स आएंगे। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं 50 नंबर का करके आऊँगा तो इस बार पास हो जाऊँगा। आपको 80 नंबर या 60 नंबर के लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी, और इसके लिए ज़रूरी है एक अच्छी स्ट्रैटेजी। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके टीएमए में मार्क्स नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है जिससे हम इन 3 या 4 दिनों में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपको देखना है सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है। ये काफ़ी बच्चे हैं, मुझे पता है कि बुक्स अभी नहीं मिली हैं, मैं जानता हूँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एनआईएस में बुक्स बहुत लेट मिलती है। पर अगर आप एनआईएस की वेबसाइट पे जाएँगे
तो वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको डिजिटल बुक्स मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगी, PDF। तो NIS की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको सारी PDF मिल जाएंगी, और मैं इसका लिंक भी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा कि क्या लिंक है सिलेबस का, और मैं आपको सिलेबस भी भेज दूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस सिलेबस का। तो ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और मैं इसे आपको इसकी लिंक भी मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा सिलेबस की। तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिलेबस जो इंग्लिश का है उसमें तो आपकी पोयम और प्रोज हैं, स्टोरीज हैं, और एक सिलेबस वो है जिसमें आप सीखते हैं राइटिंग रिपोर्ट, राइटिंग ईमेल्स, और कैसे टेलीफोन जो है उस पर बात करनी है, रिसेप्शन डेस्क, और कैसे रिसेप्शन पे आपको किसी से बात करनी है, कैसे आपको कम्युनिकेशन करना है, कैसे आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है, वहाँ आपको कैसे डील करना है। तो एक जो हम आपका पार्ट है ये पूरा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, राइटिंग और कम्युनिकेशन से। और एक जो पार्ट है इसमें आप पढ़ते हैं पोयम, स्टोरीज और प्रोज। तो जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आएंगे, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो यहाँ यानी पोएम से और स्टोरीज से नहीं आएंगे, और ना ही वो इन कम्युनिकेशन वाले पार्ट से आएंगे, बल्कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जो आएंगे ग्रामर से, जो आएंगे आपकी राइटिंग स्किल्स से। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 100 मार्क्स का होगा, और ये जो 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अब दोनों को 5-5 सेक्शन में बांटा गया है। तो पार्ट ए जो है ये भी 5 सेक्शन में बटा होगा, और जो पार्ट बी होगा, पार्ट बी भी 5 सेक्शन में ही बटा होगा। अब पार्ट ए और पार्ट बी में अंतर क्या है? पार्ट ए में भी 5 सेक्शन है, पार्ट बी में भी 5 सेक्शन है, और ये पांचों सेक्शन सेम होंगे। पार्ट ए में 5 सेक्शन कौन से होंगे? 5 सेक्शन जो होंगे उनके नाम है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट एंड पोइट्री एंड प्रोज। तो 5 सेक्शन का जो 5 सेक्शन है पार्ट ए और पार्ट बी में, तो एक सेक्शन क्वेश्चन आंसर्स का होगा, एक सेक्शन आपका राइटिंग स्किल का होगा, एक सेक्शन ग्रामर का होगा, एक सेक्शन आपका नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का होगा। तो मैंने आपको दिखाता हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। और पार्ट ए में 5 क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए के जो 5 सेक्शंस हैं उन्हें हम देखते हैं। तो पार्ट ए के पहला सेक्शन है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, पोइट्रीज एंड प्रोज। अब आपको ये गौर करना है कि पार्ट ए के जो सेक्शंस हैं जो कि 5 हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई, और पार्ट बी के जो सेक्शंस हैं सेक्शन ए बी सी डी ई, इन पांचों में सिमिलैरिटीज क्या हैं? तो पार्ट ए का जो पहला सेक्शन है इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक के, यानी आपकी जो पोएम आपने पढ़ी है इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। और पार्ट बी में नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है। नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट यानी जैसे आपने 11th 9th 10th में पढ़ा होगा, नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का मतलब है अनसीन पैसेज एक तरह का। तो आपने देखा होगा कि एक अनसीन पैसेज जो था वो 9th 10th 11th में भी आता था, अनसीन पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देने होते थे। तो पार्ट बी जो है नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट का है, यानी इसमें एक अनसीन पैसेज आएगा। और पार्ट ए सेक्शन ए में क्या है? सेक्शन ए में है प्रेस्क्राइब टेक्स्ट एंड पोइट्री, यानी वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं जो चीज़ आपने पढ़ रखी है। तो सेक्शन ए में वो क्वेश्चंस आए हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं जो चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है। और सेक्शन बी में वो क्वेश्चंस आएंगे, उस पैराग्राफ से आएंगे जो पैराग्राफ आप पहली बार क्वेश्चन पेपर में देख रहे हैं। पार्ट सी जो सेक्शन सी होगा वो ग्रामर का होगा।
फिर पार्ट ए का जो सेक्शन डी होगा वो फंक्शनल राइटिंग स्किल का होगा। फिर उसके बाद जो पार्ट ए का सेक्शन ई है वो आएगा आपके इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट, यानी जो आपने सिलेबस देखा है उसमें रिसेप्शन डेस्क से आ सकता है या कहीं से भी आ सकता है। मतलब आपकी जो सेकंड बुक है ऑप्शनल मॉड्यूल वाली, वहाँ उसके किसी भी चैप्टर से आ सकता है। तो सेक्शन ई जो है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑप्शनल मॉड्यूल की बुक से आएंगे, चाहे वो ऑप्शन ए फर्स्ट में हो चाहे वो ऑप्शन सेकंड में हो। अब जो हमारा पार्ट बी है उसे हम देखते हैं। तो पार्ट बी जो है, पार्ट बी में जो फर्स्ट सेक्शन है वो प्रेस्क्राइब टेक्स्ट का है। इसमें भी क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं आपकी बुक से, यानी आपकी जो स्टोरी वाली जो बुक है जिसमें स्टोरी है पोएम है उसी बुक से आया है। तो अब आप पार्ट ए और पार्ट बी में सिमिलैरिटीज देखिए कि पार्ट ए जो था, पार्ट ए का जो सेक्शन ए था वो किस चीज़ का था। पार्ट ए का सेक्शन ए को हम दोबारा देखते हैं। तो पार्ट ए के जो सेक्शन ए है, पार्ट ए का सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस थे वो कहाँ से आए, आपकी स्टोरी वाली बुक से, आपकी पोएम वाली बुक से। वैसे ही पार्ट बी जो है, पार्ट बी में भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, पार्ट बी में भी जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं आपकी स्टोरी वाली बुक से। अंतर क्या है, अंतर ये है कि पार्ट ए जो है उसका सेक्शन ए जो है उसमें जो आपकी स्टोरी या पोएम से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 1 नंबर के हैं, और पार्ट बी में जो आपके, पार्ट बी के सेक्शन ए में जो आपके इंग्लिश के स्टोरी के स्टोरी वाली बुक के जो या पोएम वाली बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 1 नंबर के नहीं होंगे। वो यहाँ 2, 3 या 4 नंबर के हो सकते हैं, 2 से 3 नंबर के होंगे। तो ये अंतर है, ये 7 बन के गलती थे, तो ये 3 है। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी स्टोरी वाली बुक से ही आएंगे। सेम ऐसे ही पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का जो सेक्शन बी होगा उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो अनसीन पैसेज से ही आएंगे। ऐसे ही पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का जो सेक्शन सी होगा वो ग्रामर का ही होगा। यहाँ जो क्वेश्चंस आएंगे वो वर्ब और टेंस से ही आएंगे, या इनडायरेक्ट स्पीच से भी आ सकते हैं। अब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का ही सेक्शन डी में फंक्शनल राइटिंग स्किल आएगी। तो फंक्शनल राइटिंग स्किल जैसे कोई लेटर आ गया, कोई रिपोर्ट राइटिंग आ गया, कोई नोटिस आ गया, तो फंक्शनल राइटिंग स्किल। अब है पार्ट बी का सेक्शन ई। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी इंग्लिश की ऑप्शनल बुक से आएंगे, जिसे ऑप्शनल मॉड्यूल बोलते हैं। पर इसमें आप देखेंगे इसमें जो सेक्शन ई है, पार्ट ए का चाहे सेक्शन ई हो चाहे पार्ट बी का सेक्शन ई हो, तो दोनों में ही सिमिलैरिटीज मिलेगी। पार्ट ए के सेक्शन के जो पार्ट ए के सेक्शंस होते हैं पार्ट बी के सेक्शन होते हैं, दोनों सेम होते हैं। पर पार्ट ए के सेक्शंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही उनके आंसर्स छोटे लिखने होते हैं, बहुत ही कम मार्क्स के वो क्वेश्चंस होते हैं। पर पार्ट बी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के होते हैं। पर हमें ध्यान रखना है, हमें पार्ट ए को इग्नोर नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना कि पार्ट ए और पार्ट बी तो सिमिलर है, दोनों की सेक्शन सेम है, और पार्ट ए के जो सेक्शंस हैं वो कम मार्क्स के हैं, उनमें जो क्वेश्चंस है कम मार्क्स के हैं, पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मार्क्स के हैं। हमें ये नहीं सोचना। हमें पार्ट ए को तुरंत सॉल्व करना है। 3 घंटे अगर हमें मिले हैं तो 1 घंटे में हमें पार्ट ए को सॉल्व करना है। काफ़ी बच्चे पार्ट ए पे अटक जाते हैं, मुझे पता है, पर ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें तुरंत 1 घंटे में पार्ट ए को सॉल्व करके पार्ट बी पे जाना है। तो पार्ट बी का जो सेक्शन ई है उसमें भी जो क्वेश्चन है वो आपकी इंग्लिश की ऑप्शनल मॉड्यूल की बुक से आया है, रिसेप्शन फॉर डेस्क वाले चैप्टर से, रिसेप्शन डेस्क एंड यू। ऐसे ही जो पार्ट बी का सेक्शन ई का जो ऑप्शन 2 है,
तो यहाँ से भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑप्शनल मॉड्यूल के बुक से ही आए हैं। तो ये थे हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न। हमने देखा कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स का। ये मेरे पे अभी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं 100 लिख दूँ। तो हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर टोटल एंटायर क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का था। टोटल 45 क्वेश्चंस थे, और 45 क्वेश्चंस जो रहेंगे, जो आपके 22 अप्रैल का जो पेपर होगा उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर उसके बाद जो पेपर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों में ही 5-5 सेक्शन होंगे। पार्ट ए में भी 5 सेक्शंस होंगे और पार्ट बी में भी आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे। और पार्ट ए के 5 सेक्शंस कौन से होंगे? पार्ट ए को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 5 हिस्सों में वो बटा हुआ होगा। पार्ट ए के जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें आपकी स्टोरी वाली बुक से आपके पोएम्स और स्टोरीज के क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। बी में अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस होंगे, और सी में ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी में पार्ट ए के फंक्शनल राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन होंगे। ई में ऑप्शनल मॉड्यूल जो आपकी बुक है सिलेबस में, उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और पार्ट बी में भी सेम चीज़ें होंगी, यानी पार्ट बी के भी जो 5 सेक्शंस होंगे, पहले सेक्शन में आपको आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से होंगे, वो आपकी पोएम और स्टोरी की बुक से होंगे। सेकंड जो सेक्शन होगा पार्ट बी का, उसमें भी पार्ट ए के सेकंड सेक्शन की तरह, बी सेक्शन की तरह ही अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आएगा। पार्ट सी में ग्रामर से, और डी फंक्शनल राइटिंग स्किल, और जो डी सेक्शन है वो फंक्शनल राइटिंग स्किल। और ई सेक्शन जो है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ऑप्शनल मॉड्यूल के बुक में जो सिलेबस है वहाँ से आएंगे। तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। अंतर क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ कि पार्ट ए में कम मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, और पार्ट बी में जो सेक्शंस हैं उनमें वो उनके क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स के होंगे। तो जो 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 घंटे के पेपर को आपको कैसे टैकल करना है कि आपको इस पेपर में 1 घंटे में एक घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना पार्ट ए को सॉल्व करने में। और बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि पार्ट ए पे अटक जाते हैं, 3 घंटा उनका पार्ट ए पे लग जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है, आपको उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन पे आना है, उसे स्किप करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। और 1 घंटे के भीतर ही आपको पार्ट बी में 1 घंटे पूरे होते ही आपको पार्ट बी की तरफ जाना है, और पार्ट बी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखने स्टार्ट कर देने हैं। अब क्या तरीका है जिससे हम इन 3 या 4 दिन में अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको जो करना है वो है कि आप अपना थ्योरी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें देख लें। आज आप जितना भी आपके थ्योरी वाली जो बुक है, थ्योरी का जितना भी आपका सिलेबस है वो आप देखें। चाहे वो आपकी बुक कोई भी हो, चाहे वो आपकी स्टोरी वाली बुक हो, आपकी 2 बुक हैं जैसे, तो एक बुक आपकी स्टोरी और पोएम वाली है, तो आप उस बुक को देख लें कि क्या-क्या सिलेबस है, कौन-कौन से चैप्टर आ रहे हैं पोएम वाली बुक से। और ऑप्शनल मॉड्यूल की जो बुक है उससे क्या-क्या सिलेबस आ रहा है, उससे कौन-कौन से चैप्टर्स हैं उसके जो सिलेबस में आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया रिसेप्शन डेस्क एंड यू, राइटिंग ईमेल्स, राइटिंग रिपोर्ट्स, इन चैप्टर्स को आप ज़रूर देखें। तो सिलेबस सबसे पहले आप देखें, फिर उसके बाद पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है जिनके लिंक मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस लिंक से आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश के उनमें उनमें जाएं, और पार्ट बी के सेक्शन ए और पार्ट ए के सेक्शन ए में जो भी पोएम वाले और प्रोज वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। और जो भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर जो आपके सिलेबस में हैं, पोएम में प्रोज वाले जो चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को पढ़ लें, उन चैप्टर्स को समझ लें।
और उन्हें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करें। दूसरा आपको काम क्या करना है? दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको अपनी ऑप्शनल मॉड्यूल वाली जो बुक है उसका सिलेबस देखना है, और सेम चीज़ आपको करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखकर आपको उस बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करने हैं। आपको समझना है कि क्या मैंने पढ़ा, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरा काम आपको करना है कि आपको कुछ अनसीन पैसेज जो हैं उनको उनको प्रैक्टिस करना है, उनका आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। और फिर आपको जो ग्रामर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, 5 साल के आप उठा लीजिए, 3 साल के, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कुछ डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच करने के क्वेश्चंस हैं ग्रामर, यानी सेक्शन सी, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस हैं वो ग्रामर से आ रहे हैं। तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं, जो कि ग्रामर से जो सेक्शन सी के जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के हैं? कुछ क्वेश्चंस टेंस के नेचर के हैं, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच वाले हैं, कुछ वर्ब्स वाले हैं। तो उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो हालांकि सारे काम इम्पॉर्टेंट हैं और आपको हर चीज़ को बराबर इम्पोर्टेंस देनी है। फिर आपको लेटर और नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये 5 नंबर भी बहुत हैं और लेटर आएगा ही आएगा पेपर में, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसकी तो ये 3 दिन में आप ये कर सकते हैं, और जो टाइम आपके पास बचे उसमें आप अपने वीक पार्ट जो है उसे स्ट्रॉन्ग करें। पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो उसका प्रैक्टिस करें। तो एक क्वेश्चन पेपर निकालें, चाहे वो फ़ोन में निकालें, और जो क्वेश्चन पेपर आपने नहीं दिया, इंग्लिश का वो क्वेश्चन पेपर एनएस का, उसे बैठकर सॉल्व करें, ताकि आपको पता चल सके कि आप वीक कहाँ पे हैं। तो इस तरीके से आप अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी इन 2 या 3 दिनों में कर सकते हैं, या 3 से 4 दिनों में कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करें और अपना पेपर अच्छे से दें। और अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी डाउट्स हो तो वो बच्चा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकता है और वहाँ पे वो अपने डाउट्स पूछ सकता है। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा हिस्ट्री या हिंदी के क्वेश्चन पेपर का होगा। तो ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट पेपर के लिए, जो 22 अप्रैल को है। और योगा करते रहें और एक्सरसाइज करते रहें, टाइम पे खाना खाएं और अपना टाइम टेबल अच्छे से मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।